हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेलीस्कोप और इसमें हम देखेंगे कि टेलीस्कोप में हमारा ये काम कैसे करता है और फिर हम देखेंगे टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जस्ट एक दूसरे का अपोजिट कैसे है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि टेलीस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखेंगे टेलीस्कोप होता क्या है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see distant objects like moon, Jupiter, sun etc। तो ये क्या होता है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में है और ये हमें बहुत दूर की चीज़ों को देखने में मदद करता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू डबल कन्वेक्स लेंसेज एन ऑब्जेक्टिव of larger focal length and an eyepiece of comparatively smaller focal length। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इसमें ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होता है और आईपीस का इसके कंपेयर में कम होता है। जैसे कि मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव हमारा, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर, तो हमारा जो आईपीस होगा ये होगा हमारा 2 मीटर 3 मीटर, इसके कंपैरेटिवली स्मॉल। ये एक्चुअल में स्मॉल नहीं होता है, ताकि यहाँ पे क्या होगा, इसका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर करना और जो दूर का हमारा ऑब्जेक्ट है इसका इमेज सामने में कहीं बनाना, और इसका काम है माइक्रोस्कोप की तरह। माइक्रोस्कोप ये क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट को गैदर करके इसका इमेज सामने बनाता है, और जब ये सामने बन जाता है एक बार, तो इसका काम होता है इस इमेज को मैग्नीफाई करना। तो यही है पूरा प्रोसेस इसका। देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा दोनों डबल कन्वेक्स लेंस है और ये इसमें जो प्रोसेस है रिफ्रैक्शन का है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एक दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग, उसमें ऑब्जेक्टिव का जगह ले लेता है कनकेव मिरर। अब यहाँ पे ये है हमारा ऑब्जेक्टिव और ये हो जाएगा आईपीस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम से देखेंगे ये कैसा है। इसके बाद हम चलेंगे इसके डेरिवेशन में। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा होना चाहिए, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद इधर सामने हो जाएगा हमारा आईपीस। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी दूर में है, इसलिए हम इसको मान लेंगे ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनाइट से। डिस्टेंस के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो लाइट जितने भी लाइट्स आएंगे वो पैरेलल लाइट आएंगे। तो मान लेते हैं ये जो लाइट है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो, एक लाइट ऐसे पार हुआ इस तरीके से, और अब आप थोड़ा इमेजिन करिएगा, अगर लाइट हमारा इन्फिनाइट से आ रहा है और इसके बाद ये इस डायरेक्शन में यहाँ आया, तो क्या होगा, यहाँ से ये कन्वर्स होगा क्योंकि ये
डबल कन्वेक्स लेंस है और ये कन्वर्ज हो गया इस पॉइंट पे, ये हम मान लेते हैं कन्वर्ज हो गया और इमेज बनाता है यहाँ पे। ये क्या काम किया कि दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ बना दिया इमेज इस तरीके से। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हम मान लेते हैं ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस से बोलिए या फिर हमारा ये जो आई है इससे कितना एंगल बनाता है, यहाँ मान लेते हैं अल्फा एंगल। तो जितना यहाँ पे बना वही एंगल यहाँ भी हो जाएगा अल्फा। और ये तो क्या हुआ, फोकल लेंथ, ये कन्वर्ज होके इसका इमेज बनता है फोकस पे। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में रहता है और उसका इमेज बनता है तो वो बनता है फोकल पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से इमेज बनता है कि ये लगभग हमारा आईपीस के फोकल लेंथ के आसपास में ही बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब यहाँ देखिए ये तो अपना काम कर चुका, दूर के ऑब्जेक्ट को सामने में रख दिया और इमेज बन गया। इसका काम है मैग्नीफाई करने का। तो हम जानते हैं कि यहाँ से एक लाइट ऐसे पैरेलल आएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये एक लाइट इस तरीके से पैरेलल आएगा और पैरेलल आने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो लाइट थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगा। और दूसरा ये एक लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा इस तरीके से। और जो ये हमारा आई है इसको क्या लगेगा कि लाइट इधर से कहीं आ रहा है और लगेगा यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरीके से लेते हैं। बुक में एकदम सिंपल करके केस दिया हुआ है, इसमें हम दोनों केस पढ़ेंगे जब हमारा फाइनल इमेज बनता है नियर पॉइंट में और दूसरा इन्फिनाइट में। ये हमारा बन गया फाइनल इमेज और यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल को हम मानते हैं बीटा और ये एंगल किसके द्वारा बनाया गया, इमेज के द्वारा। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे एफ ई। तो ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा। अब करते हैं हम आगे का काम। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले पढ़ चुका है एंगुलर मैग्निफिकेशन और वो क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। बस इसी टर्म को हम यूज करने वाले हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। पहले इसको बना लेते हैं। ये हमारा फाइनल इमेज बन गया। यहाँ पे फाइनल इमेज यहाँ पे बना, तो ये हमारा हो जाएगा ए डबल डैश और ये हो जाएगा बी डबल डैश। हम इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वोज इमेज इज फॉर्म्ड बाय objective which is real and diminished। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी दूर में है और ऑब्जेक्टिव इसका इमेज बनाता है यहाँ पे, जो कि क्या होता है, इन्वर्टेड है, साथ ही साथ एक्चुअल में लाइट से कट के बना इसलिए रियल है। और ये काफ़ी छोटा है, दूर में हमारा ऑब्जेक्ट तो काफ़ी बड़ा है लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा था। उसका बस काम है कि इसका इमेज यहाँ पे बनाना। ये हमें काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है तो उसी को यहाँ पे ये लेके आ गया और इसका काम है इसको मैग्नीफाई करने का। दिस इमेज वर्क्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर eyepiece and final image formed is
मैग्नीफाइड। और ये जो हमारा फाइनल इमेज बनता है वो क्या होता है, आईपीस के द्वारा मैग्नीफाइड किया होता है, इसके द्वारा नहीं। इसका काम है सिर्फ यहाँ लेके आना, इसका काम है मैग्नीफाई करना। ये ऑब्जेक्ट के उतना तो मैग्नीफाई बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये इतना जरूर हो जाएगा कि हमें क्लियर दिखाई दे। तो बस वही है, हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज, और ये हो जाएगा हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ फाइनल इमेज। और इसकी तो tan अल्फा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखेंगे ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये अल्फा बना है। tan अल्फा लेंगे तो ये हो जाएगा a डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू a डैश बी डैश अपॉन अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे tan बीटा कैसे निकाले, तो tan बीटा के लिए हम ले सकते हैं ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में लेंगे यहाँ ये OE हो जाएगा और ये OF हो जाएगा। यहाँ हम देखें तो इस ट्रायंगल में बीटा यहाँ बन रहा है, तो ये हो जाएगा हाइट अपॉन बेस। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एंगल स्मॉल है तो इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए tan बीटा के लिए हम लिख सकते हैं क्या, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, एफ ई का टर्म हम लास्ट में लगाएंगे। बुक में डायरेक्ट एफ ई लिया गया है, हम लोग यू ई लेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो एंगल हमारा काफ़ी स्मॉल है, तो हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। अब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसमें हमारा लेंगे अगर बीटा अपॉन अल्फा, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा की जगह है ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू एफ ओ है यहाँ पे एफ ओ अपॉन यू ई। तो यही है हमारा मैग्निफिकेशन का टर्म, हम इसको लिख सकते हैं एफ ओ अपॉन यू ई। हमारा मैग्निफिकेशन का टर्म आ चुका है, और ये है हमारा m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई। अब हमारा बस एक ही काम है कि इस यू ई को किसी तरह से एमिट करना है। तो अब यहाँ से हमारा 2 केस आएगा, जब फाइनल इमेज बनेगा इन्फिनाइट में, और दूसरा जब फाइनल इमेज बनेगा नियर पॉइंट में। देखेंगे हमारा, हम लिखते हैं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट लिख सकते हैं। और इस केस में जो यू ई है वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट के बराबर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, हम क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई। तो हम इसमें देखिए थोड़ा सा यू ई के जगह डायरेक्ट f बैठा सकते हैं, और इसको सॉल्व करके भी लाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी हम डायरेक्ट ही करते हैं, m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ओ अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म है, लेकिन अगर इसी को हम सॉल्व करते, ये हमारा और में आ जाएगा। हम क्या लिख सकते थे, लेंस फॉर्मूला से हम लिख सकते थे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम आई पीस के लिए चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा एफ ई भी ई यू ई। तो ये हमारा एफ ई का टर्म एफ ई ही रहेगा, और इसके बाद ये हमारा भी ई का टर्म 1/इन्फिनाइट कैंसिल, और यू ई हमारा नेगेटिव था इसलिए ये हो जाता प्लस, ये हम माइनस
UE लेंगे, क्योंकि U हमारा फॉर्मूला का वैल्यू है और UE हमारा यहाँ का वैल्यू है, तो UE हो जाएगा नेगेटिव में। कुल मिला के हम लिख सकते हैं 1/FE इज इक्वल टू 1/UE, इसलिए UE इज इक्वल टू FE, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू FO अपॉन FE। ये यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। ये हमारा कैलकुलेटेड टर्म है और डायरेक्ट हम इसी के वैल्यू में इसको प्रूफ करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, और बुक में बस यही किया गया है। बुक में फाइनल इमेज जब इन्फिनाइट में बनता है उसी टर्म को दिखाया गया है। अगर हमारा फाइनल इमेज नियर पॉइंट में बने तो क्या होगा, इसको हम हटाएंगे। अब हम बनाने वाले हैं नियर पॉइंट का केस। तो हम लिख सकते हैं when final image is formed at near point, when final image is formed at near point, जब हमारा फाइनल इमेज नियर पॉइंट D में बनता है तो भी हमारा क्या हो जाएगा -D। D हमारा इस साइड है, नेगेटिव में लेंगे, और इसके बाद हमारा ये जो U हो जाएगा और इसको हम ले लेंगे -UE। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, और ये हो जाएगा आईपीस के लिए है तो इसको हम आगे लिखेंगे 1/FE, V के जगह में हम लिखेंगे VE का टर्म और ये हो जाएगा -D, और इसके बाद ये -U की जगह में हम लिख सकते हैं -UE। इसको कैलकुलेट करें 1/FE माइनस वाला इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इस D के टर्म को इधर ले आए 1/D इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/UE। तो हम इस UE के प्लेस पे इस वैल्यू को यहाँ बैठा सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे M इज इक्वल टू FO इंटू 1/FE प्लस D, और यहाँ से अगर FE के टर्म को निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं M इज इक्वल टू FO और ये निकल जाएगा FE। यहाँ से FE निकल गया तो बचेगा 1। अब यहाँ से हमने FE को निकाला, मतलब कि हम ऊपर नीचे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर सकते थे FE इंटू FE, तो ये FE निकालेंगे तो ऊपर में क्या बच जाएगा FE इंटू FE अपॉन D। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का टर्म कंप्लीट है। तो हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कंप्लीट है और ये कैसे काम करता है ये भी हमने देखा। अब हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि आखिरकार रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में प्रॉब्लम क्या था, इसको रिप्लेस क्यों कर दिया गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के द्वारा। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।